काली गरीब लड़की का 15 अगस्त। चलो रिमझिम, स्कूल नहीं जाना है क्या तुम्हें? नहीं माँ, मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। देखो बेटी, अगर स्कूल नहीं जाओगी तो पढ़ाई लिखाई कैसे करोगी? माँ, स्कूल में अमीर बच्चे मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। मैं गरीब हूँ और मुझे गरीब बच्ची कहकर बुलाते हैं। गरीब हो तो क्या हुआ बेटी, गरीब लोग इंसान नहीं होते हैं क्या? होते हैं, लेकिन गरीबी हमारे लिए तो अभिशाप बनकर रह गई है। नहीं बेटी, ऐसा मत कहो। गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करके ही तो तुम अमीर बनोगी। शांति ऐसा कहकर रिमझिम को स्कूल के लिए तैयार कर देती है। अब रिमझिम की स्कूल यूनिफॉर्म भी कहीं से फट रही थी। माँ जरा देखो, मेरी यूनिफॉर्म कहाँ से फट रही है। रुको बेटी, मैं अभी सिल देती हूँ। शांति सुई धागा लेकर अपनी बेटी की यूनिफॉर्म को जगह जगह से सिलने लगती है और उसे पूरी तरह तैयार करके स्कूल ले आती है। मेरी प्यारी बेटी, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम छुट्टी के बाद सीधा घर पर चली जाना। शांति के कहने पर बिना मन के बेचारी रिमझिम स्कूल में चली जाती है। स्कूल में पहुंचकर जैसे ही अपनी बेंच पर बैठने वाली होती है, तभी स्कूल के बच्चे उसे वहाँ से उठा देते हैं। अरे ओ रिमझिम, यहाँ क्या बैठ रही हो? ये मेरी जगह है, चलो हटो यहाँ से। इतने सारे बेंच खाली हैं, तुम किसी और पर बैठ जाओ। जो मेरा है बस मेरा ही है, और तुम जैसे गरीबों के लिए बेंच नहीं है, बल्कि नीचे जमीन पर बैठना होगा तुम्हें। अरे तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? प्रेरणा ने क्या कहा? चलो खड़ी हो जाओ यहाँ से। सोनू उसे खड़ा कर देता है, जिसके बाद बेचारी रिमझिम पढ़ाई के लिए जमीन पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी क्लास टीचर क्लास में आती है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज तो क्लास में काफी बच्चे आए हैं, चलो अपनी इंग्लिश की बुक निकालो। टीचर के कहने पर सभी बच्चे अपनी इंग्लिश की किताब निकालना शुरू कर देते हैं, लेकिन इंग्लिश की किताब तो रिमझिम के पास थी ही नहीं। वो दूसरे बच्चों की किताब में झांकना शुरू कर देती है। रिमझिम खड़ी हो जाओ, तुम्हारी किताब कहाँ है? टीचर, मेरे पास इंग्लिश की किताब नहीं है। अभी मेरी माँ के पास पैसे नहीं है, जैसे ही उन्हें तनख्वाह मिल जाएगी तो वो मुझे किताब दिला देंगी। अरे एक किताब की बात नहीं है, तुम्हारे पास तो कोई भी किताब नहीं है। चलो खड़ी हो जाओ, अब ये मैं रोज रोज नहीं देख सकती, अभी के अभी क्लासरूम से बाहर हो जाओ। लेकिन टीचर, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने दीजिए। तुम्हारे पास तुम्हारी खुद की किताब होगी तभी क्लासरूम के अंदर आना, वरना मत आना। टीचर ऐसा कहकर रिमझिम को क्लासरूम के अंदर आने से मना कर देती है। बेचारी रिमझिम क्लासरूम के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। इधर इंग्लिश की टीचर इंग्लिश पढ़ाने के बाद सभी बच्चों से कहती है, कुछ ही दिनों में 15 अगस्त आने वाला है और 15 अगस्त पर तुम सभी बच्चों को तिरंगे वाले सफेद कपड़े के साथ तिरंगे झंडे को लेकर आना है। हर बच्चे के सफेद कपड़े होने चाहिए और एक भी दाग नहीं लगना चाहिए उसके ऊपर। ओके टीचर, क्या हम बच्चे पार्टी कर सकते हैं 15 अगस्त पर? ओके, लंच में कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तुम्हें पार्टी करनी है करना। 15 अगस्त आजादी का दिन होता है, जितने भी आजादी करनी हो तुम कर सकते हो, पर कोई भी बच्चा गलत काम नहीं करेगा। ओके टीचर। अच्छा, मैं तुम्हें 15 अगस्त के लिए एक प्रोजेक्ट भी दे रही हूँ। तुम सभी को झंडे वाली पतंग बनाकर लानी है। इतना कहकर टीचर क्लासरूम से बाहर आ जाती है और सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो सभी 15 अगस्त को बहुत अच्छे से एंजॉय करके बिताना चाहते थे। पार्टी के लिए क्लासरूम के प्रत्येक बच्चे से 100 रुपए लेना शुरू कर देते हैं। सुनो सारे, सब लोग कल अपने घर से 100 रुपए लेकर आना। हम लोग अपने पैसे मिलाकर 15 अगस्त पर क्लासरूम में पार्टी करेंगे। अरे हम तो ले आएंगे, लेकिन इन गरीब बच्चों का क्या? अरे गरीब बच्चों को पूछना भी क्यों है? और वैसे भी उन गरीब बच्चों को हम पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। क्या नाम है उस गरीब बच्ची का? रिमझिम। रिमझिम क्लासरूम के दरवाजे के बाहर ये सब खड़ी हुई सुन रही थी। ये सब सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। काश कि मैं भी अमीर होती, मेरे माता पिता भी इतने अमीर होते कि वो मुझे इतने सारे पैसे देते। लेकिन मेरी माँ बहुत गरीब है, जैसे तैसे करके वो घर चलाती है। रिमझिम एक गरीब घर की बच्ची थी और वो अपने घर की गरीबी को बहुत अच्छे से समझती थी। इसी के चलते हुए वो अपनी माँ की मजबूरियों को समझते हुए उनसे ज्यादा किसी चीज की जिद भी नहीं करती थी। सभी बच्चे स्कूल खत्म होने के बाद अपने घर निकल आते हैं। रिमझिम भी अपने घर पहुंचकर अपनी माँ के आने से पहले घर के सारे काम करके रखती है। सारे काम हो गए, अब माँ आएंगी तो वो सिर्फ खाना बना लेंगी। इतने में मैं पढ़ाई कर लेती हूँ।
रिमझिम अपनी कॉपी किताब खोलकर पढ़ाई शुरू कर देती है। कुछ देर में उसकी माँ आ जाती है। अरे मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है, चलो अच्छी बात है। मैं अभी तुम्हें खाने के लिए कुछ बना देती हूँ। तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है ना? नहीं माँ, स्कूल में सभी बच्चे लंच लेकर आते हैं, सिर्फ मुझे छोड़कर। क्या करूँ बेटी, जो राशन बचा कुचा रखा है उसे एक समय पर बनाकर पैसों की बचत कर रही हूँ। वैसे भी मेरी मालकिन मुझे कई समय से तनख्वाह नहीं दे रही। कोई बात नहीं माँ। रिमझिम सुबह से शाम तक भूखी रहती है और रात का खाना जब उसकी माँ बनाती है तो बस वही खाती है। माँ बेटी खाना खाकर सो जाते हैं। बेचारी रिमझिम चुप चुप रहती है। उसे 15 अगस्त के आने का बहुत इंतजार था, लेकिन 15 अगस्त पर वो क्या ही करती। उसके पास पतंग खरीदने के लिए 1 रुपए तक नहीं थे। अगले दिन स्कूल में सभी बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, काश कि मेरे पास भी एक पतंग होती। तभी रिमझिम की सहेली मोनिका एक पतंग उड़ा रही थी। अरे मोनिका, तेरे पास पतंग कहाँ से आई? आज जब मैं स्कूल आ रही थी तो रास्ते में सड़क पर गिरी हुई नजर आई थी। बस मैं वहीं से उठाकर इसे स्कूल में ले आई। ओह अच्छा, अच्छी बात है। वैसे क्या तुम भी उन बच्चों के साथ पार्टी नहीं कर रही हो? हम गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ जो हम उन जैसे अमीर बच्चों की तरह पार्टी कर सके। तुमने बिल्कुल सही कहा। हम लोग भी अमीर होते तो हम भी 15 अगस्त वाले दिन अच्छे अच्छे पतंग उड़ाते, बढ़िया बढ़िया पकवान खाते और खूब सारी मस्ती करते। पर हकीकत तो ये है कि हम लोग गरीब हैं। खैर कोई बात नहीं, भगवान जितना देता है उतने में ही खुश रहना चाहिए। ये तुमने बिल्कुल सही कहा। मोनिका, वैसे क्या मैं तुम्हारी पतंग थोड़ी देर उड़ा सकती हूँ? हाँ हाँ जरूर। रिमझिम मोनिका की पतंग उड़ाने लगती है, लेकिन तभी प्रेरणा आकर उसकी पतंग फाड़कर चली जाती है। बेचारी रिमझिम और मोनिका दोनों ही उदास हो जाती है। अरे ओ गरीब लड़की, तेरी ये गंदी गंदी पतंग मेरे ऊपर लग रही थी, इसलिए मैंने फाड़ दी। पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था प्रेरणा। मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ। तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली? ऐसा कहकर प्रेरणा वहाँ से चली जाती है। स्कूल में गरीब बच्चों के साथ बहुत ज्यादा फर्क किया जाता था। उन्हें जैसे कुछ समझा ही नहीं जाता था। बेचारी रिमझिम और मोनिका दोनों उदास होकर अपने क्लास में चली जाती हैं और आराम से बैठ जाती हैं। 2 दिन बाद 15 अगस्त आने वाला था। 15 अगस्त के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए रिमझिम के पास ज्यादा कुछ सामान भी नहीं था। आखिर में किसी तरह पतंग बनाने की सोचती है। तभी रिमझिम को एक ख्याल आता है और वो अपनी किताब के कुछ पेपर फाड़कर उनसे ही पतंग बनाने की कोशिश करती है। देखते ही देखते वो मेहनत लगाकर एक कागज की पतंग बना लेती है। ये तो बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन ये पतंग मैं मोनिका को दे दूंगी। उस बेचारी के पास कोई पतंग ही नहीं है। रिमझिम उसके साथ साथ एक और पेपर की पतंग बनाती है और उसे 15 अगस्त वाले दिन स्कूल में लेकर जाती है, जहाँ पर सभी अमीर बच्चे रंग बिरंगी सुंदर सुंदर पतंग बनाकर लाए होते हैं। टीचर अमीर बच्चों की सुनहरी सुनहरी पतंग देखकर बहुत खुश होते हैं और उनके पतंग को अपने पास रख लेते हैं। लेकिन जो गरीब बच्चों की पतंग होती है, टीचर उन्हें उनके पास ही छोड़कर चले जाते हैं। बाहर असेंबली में कई सारे गेस्ट आकर बैठे होते हैं। गरीब बच्चों को वहाँ जमीन पर बिठाया जाता है, क्योंकि उन्होंने फटे चुटे कपड़े पहने होते हैं। काश कि हम भी वहाँ कुर्सियों पर बैठकर 15 अगस्त का एंजॉय करते। वहाँ से देखने में कितना मजा आएगा, है ना मोनिका? हाँ, लेकिन हम गरीब हैं और हमारी यही जगह है। तभी वहाँ पर आए बाहर के कंट्री के कुछ गेस्ट उन गरीब बच्चों की ये सारी बातें सुन लेते हैं, जिसे देखकर उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो कहते हैं, हमारे कंट्री में गरीब और अमीर में कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन यहाँ इंडिया में गरीब को सबसे अलग नजर से देखा जाता है। आज इस स्कूल के इन गरीब बच्चों को वहाँ जमीन पर बैठे देखने से हमको ये लगता है कि आज भी इंडिया ठीक से आजाद नहीं हुआ। मैं स्कूल प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन बच्चों को भी वैसे ही ट्रीट किया जाए जैसे बाकी अमीर बच्चों को किया जाता है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। इस तरह रिमझिम स्टेज पर 15 अगस्त वाले दिन सबसे आगे खड़ी होकर राष्ट्रीय गान गाती है। उस दिन के बाद से स्कूल के अंदर अमीर और गरीब का भेदभाव खत्म हो जाता है और गरीब बच्चों को स्कूल की तरफ से यूनिफॉर्म और किताबें सरकार द्वारा मुफ्त मिलने लगती है। इस तरह रिमझिम 15 अगस्त बहुत खुशी से एंजॉय करती है। जादुई सोने की साड़ी की नदी।
पालमपुर नाम के एक गांव में सविता अपनी विधवा सास, पति और एक छोटी सी 4 साल की बेटी के साथ रहती थी। सविता गर्भवती थी। इस वक्त उसे आराम की सख्त जरूरत थी, लेकिन उसके बावजूद बिना आराम किए वो पूरा दिन घर के कामों में व्यस्त रहती थी। लेकिन फिर भी उसकी सास और पति उस पर बेवजह का जुल्म ढाते रहते थे। वो दोनों सविता को एक आंख नहीं देखना चाहते थे, और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि सविता अपने मायके से ढेर सारा दहेज लेकर नहीं आई थी। वो बहुत दुख में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक बार की बात है, रात के 11 बज रहे थे। पूरा गांव सो रहा था, लेकिन सविता की सास सुधा देवी और उसके बेटे रितेश को नींद नहीं आ रही थी। इसलिए दोनों माँ बेटे बैठकर हॉल में टीवी देख रहे थे। दूसरी तरफ सविता घर का सारा काम करते करते बहुत थक चुकी थी, इसलिए अपने कमरे में जमीन पर चटाई बिछाकर लेट गई थी। बेड पर उसकी 4 साल की छोटी बेटी पीहू सो रही थी। सर में दर्द होने की वजह से सविता ने अपने सर पर एक कपड़ा बांध रखा था। लेटे लेटे उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वो मन ही मन सोचती है, हे ईश्वर, अगली बार जब आप मुझे जन्म देना तो एक औरत बनाकर जन्म मत देना भगवान, और अगर ऐसा ना हो पाए तो मुझे एक अमीर घर में भेजना भगवान, ताकि दहेज की वजह से सास और पति से जलील ना होना पड़े। भगवान से ऐसी प्रार्थना करते करते सरिता अपनी आंखें बंद करती है। थकी हुई सविता की आंखें बंद होते ही उसे नींद आ जाती है। दूसरी तरफ टीवी देख रही सुधा देवी घड़ी की तरफ देखती है। उस वक्त घड़ी में 12 बज रहे थे। तभी दोनों माँ और बेटे एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सुधा अपने बेटे से कहती है, बेटा, यही सही समय है, अब तक वो नाशपिटी सो गई होगी। उसके बाद दोनों माँ और बेटा सविता के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि सविता सो चुकी है। ये देखकर सुधा धीरे से अपने बेटे से कहती है, बेटा, तू इसकी टांग पकड़, मैं इसका गला दबा देती हूँ। सांस न आने की वजह से जल्दी मर जाएगी। उसके बाद हम इसे गंदे नाले में ले जाकर फेंक आएंगे। सभी को लगेगा कि इसने आत्महत्या कर ली है। नहीं माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? हम अपना हाथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाथ का इस्तेमाल करने से हमारी उंगलियों के निशान इसके शरीर पर रह जाएंगे। अगर किसी को जरा भी शक हुआ तो इसकी बॉडी का पोस्टमार्टम करने पर पता चल जाएगा कि हमने इसको मारा है। अरे नहीं, फिर तो हमें जेल हो जाएगी। अब हम क्या करें? एक काम करते हैं, एक तकिया की मदद से इसकी सांस रोककर इसको मार देते हैं। हाँ बेटा, ये तूने बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही करते हैं। इतना कहकर सविता का पति हाथ में तकिया उठा लेता है और उसके नजदीक जाने लगता है। तभी एकदम से सविता की आंख खुल जाती है। उसे देखकर दोनों आश्चर्य हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। कविता को समझते देर नहीं लगती कि उसके पति और उसकी सास उसके साथ क्या करने वाले थे। वो उनके आगे हाथ जोड़ लेती है। भगवान के लिए मुझे मारने की कोशिश मत कीजिए। जरा से दहेज के लिए आप लोगों ने मुझ पर इतने जुल्म किए, लेकिन आज तक मैंने आपको कभी कुछ नहीं कहा। चुपचाप सब कुछ सहती रही। उसके बावजूद आप लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की, ये जानते हुए कि मेरी छोटी 4 साल की बेटी है और मेरे पेट में एक नवजात शिशु पल रहा है। ज्यादा मत बोलो, हमने कोई गलत करने की कोशिश नहीं की है। वैसे भी तुम हमारे ऊपर बोझ हो। बाप के यहाँ से 1 रुपए भी लेकर नहीं आई और जुबान तो देखो कैसे पटर पटर चलती है। अगर आपको मुझसे इतनी ही दिक्कत है तो ठीक है, मैं अभी की अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे अब आप लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्या पता कब मेरी आंख लगे और आप लोग मेरी हत्या कर दो। क्या तुम हमें घर छोड़ने की धमकी दे रही हो? अरे जाओ जाओ, हम तो वैसे भी तुमसे पीछा छुड़ाने की ही सोच रहे थे। ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ सासू माँ। आपके इस औरत जैसे दिखने वाले शरीर के अंदर एक दरिंदगी छुपी हुई है। सविता की ऐसी बातें सुनकर सुधा को बहुत गुस्सा आता है और वो सविता को जोरदार तमाचा मारती है। सविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आवाज सुनकर उसकी 4 साल की बेटी उठकर बैठ जाती है। सविता की बेटी उठ गई है, ये देख सभी शांत हो जाते हैं। तभी वो कहती है, माँ, दादी ने और पापा ने आपको फिर से मारा ना? नहीं बेटी,
हम तो बस यूं ही थोड़ी बातचीत कर रहे थे। ठीक है माँ, मैं पानी पीकर आती हूँ। नन्ही सी पीहू पानी पीने के लिए चली जाती है। तभी सविता कहती है, मैं और मेरी बेटी इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रहे हैं। जिस घर में हमारी कोई कदर ही ना हो, उस घर में रहने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग तो मेरे खून के प्यासे हो गई हैं। इतना कहकर सविता रोते रोते अपना सामान पैक करती है और अपनी बेटी को लेकर घर से निकल जाती है। सविता के घर छोड़कर जाने से दोनों माँ बेटे बहुत खुश थे। दूसरी तरफ सविता और उसकी बेटी चलते चलते गांव के बाहर जंगल में आ जाते हैं। जैसे ही वो लोग जंगल के पास पहुंचते हैं, तभी वहां पर बहुत तेज बारिश होने लगती है। सविता तुरंत अपनी बेटी को लेकर एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। तभी उसकी बेटी कहती है, माँ, हम ये कहाँ आ गए हैं? देखिए ना कितनी जोर से बारिश हो रही है। मुझे वापस घर जाना है। चलो ना वापस घर चलते हैं। नहीं बेटी, अब हम उस घर में दोबारा नहीं जाएंगे। अब हम अपने नए घर में रहेंगे। कुछ न कुछ कहकर सविता अपनी बेटी को समझा बुझा देती है, लेकिन उसके मन में बहुत दुख था। वो भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे माता रानी, कहने को तो हम सब तुम्हारे बच्चे हैं, फिर इतने दुख क्यों देती हो हमें? आप केवल उन्हीं को खुशियाँ देती हो जो पहले से खुश हैं। असल में जिनको खुशियों की जरूरत है, उसे तो आप कभी देखती भी नहीं हो। तभी एक औरत छाता लेकर उधर आती है। सविता को गर्भवती देखकर वो उसे अपने छाते में अपने घर ले आती है और कहती है, बहन, ये छोटी सी झोपड़ी मेरी ही है। तू यहाँ जब तक चाहे रह सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आप जानती भी नहीं हैं, आपने हमारी कितनी बड़ी मदद की है। लेकिन तुम इतनी रात को उस जंगल के रास्ते पर क्या कर रही थी, वो भी इतनी छोटी बच्ची के साथ? इस वक्त तो तुम्हें घर होना चाहिए। ये मेरी मजबूरी है दीदी। इतना कहते हुए सविता उस औरत को सारी बात बता देती है। सारी बात जानकर उस औरत को सविता के लिए बहुत बुरा लगता है और वो सविता से कहती है, अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ कल से काम पर चलना। मैं यहीं पास वाले मंदिर में प्रसाद बनाने का काम करती हूँ। तुम भी चलना और इसी तरह कोई काम कर लेना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन। उस रात कविता अपनी बेटी के साथ वहीं सो जाती है। अगले दिन से सविता अपनी छोटी सी बेटी को छोड़कर मंदिर में काम करने जाया करती थी। वहाँ पर झाड़ू पोछा लगाने का काम करती थी। मंदिर में बहुत सारी सीढ़ियाँ थी और सविता भी गर्भवती थी, लेकिन फिर भी वो बहुत मेहनत करती थी। वहीं पर वो भक्तों के द्वारा दिए गए प्रसाद, फल वगैरह खाती थी और कुछ अपनी बेटी के लिए भी ले आती थी। लोग उसे दान दक्षिणा के रूप में भी कुछ पैसे दे दिया करते थे। इसी तरह काम करते करते वो अपनी एक अलग झोपड़ी बना लेती है और अपनी बेटी के साथ उसी में रहने लगती है। एक दिन अचानक से सविता की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। इस वजह से वो मंदिर भी नहीं जा पाती। उसे देखकर बेचारी छोटी पीहू बहुत परेशान हो रही थी। क्या हुआ माँ? आपको बहुत तेज बुखार हो गया है क्या? हाँ मेरी बच्ची, मुझे पता नहीं क्यों बुखार आ गया है। तो चिंता मत कर, थोड़ी देर में मैं ठीक हो जाऊंगी। पीहू अपनी माँ को देख देख कर बहुत परेशान हो रही थी। वो नंगे पांव भागे भागे मंदिर जाती है और हाथ जोड़कर माता रानी से कहती है, माता रानी, मेरी माँ को बहुत तेज बुखार आया है। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैं अपनी माँ की देखभाल करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तभी वहाँ पर माता रानी प्रकट हो जाती है और एक साधारण सी लड़की का भेष लेकर पीहू के पास आती है और बोलती है, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है क्या? चलो मैं तुम्हारी माँ की देखभाल करती हूँ। लेकिन आपको कैसे पता कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है? मैंने तो आपको बताया ही नहीं। जब तुम माता रानी से ये सब कुछ बता रही थी ना, तब मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ी थी और मैंने सारी बात सुन ली। चलो जल्दी चलकर तुम्हारी मम्मी की मदद करते हैं। ठीक है कहकर पीहू उस लड़की को अपने घर ले आती है। तब वो लड़की अपने हाथों से सविता के पैर दबाती है। थोड़ी देर बाद जब सविता नींद से जागती है तो वो उस अनजान लड़की को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, कौन हो तुम
और इस तरह मेरे पैर क्यों दबा रही हो? वो लड़की सविता को कोई जवाब दिए बिना पैर दबाए जा रही थी। तभी पीहू कहती है, मम्मी, ये दीदी बहुत अच्छी है। आप बीमार थी, मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैं माता रानी से मदद मांगने गई थी। तब वहीं पर मुझे ये दीदी मिली, तब यहाँ आकर इन्होंने आपके पैर दबाए। सविता उस लड़की का धन्यवाद करने लगती है। तभी वो लड़की अपने असली रूप यानी कि माता रानी के रूप में आ जाती है। साक्षात माता रानी को अपने घर देखकर सविता और पीहू बहुत खुश होती है। माता रानी, आप यहाँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने खड़ी हैं। हमारे तो भाग्य खुल गए। तुम अपने आप को कष्ट मत दो सविता, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ, मेरे साथ चलो। माता रानी सविता को पकड़कर उसे अपने साथ लेकर मंदिर के पीछे वाली नदी के पास जाती है और कहती है, सविता, तुम इस नदी में डुबकी लगाओ। ये नदी बहुत ही शक्तिशाली और पाक है। इसमें डुबकी लगाते ही तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगी। सविता देवी माँ की बात मान नदी में डुबकी लगाती है। उसके ऐसा करते ही उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगती है। जैसे ही वो देवी माँ का धन्यवाद करने के लिए उनकी तरफ देखती है, तभी देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती है। देवी माँ, कहाँ चली गई आप? अभी तो मैंने आपको यहीं देखा था। सविता को ये एहसास हो जाता है कि देवी माँ वहाँ से जा चुकी है। सविता उदास मन से नदी से निकलती है। तभी उसे नदी से एक आवाज आती है, सविता, मेरी बात सुनो। कौन कौन बोला? क्या देवी माँ वापस आ गई है? नहीं सविता, मैं नदी बोल रही हूँ। देवी ने तो तुम्हें केवल मेरे तक आने का रास्ता बताया है, बाकी तुम्हारी मदद तो मैं ही करूँगी। मतलब मैं कुछ समझी नहीं नदी। तभी नदी सविता के सामने एक जादुई सोने की साड़ी प्रकट करती है और कहती है, ये सोने की साड़ी तुम्हारे लिए है सविता। इससे तुम जो कुछ भी मांगोगी ये तुम्हें देगी। इतना ही नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी भी संवार देगी। सविता बहुत खुश होती है और नदी का धन्यवाद करके वो साड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। घर जाकर सविता उस साड़ी से खाना खाने को मांगती है। उसके इतना कहते ही वो साड़ी उसे तुरंत खाना दे देती है। अरे वाह, माता रानी और नदी की मदद से अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब मैं अपने दोनों बच्चों को बड़े ही लाड प्यार से पालूंगी, एक मेरी पीहू और दूसरा जो मेरे पेट में है। उसके बाद सविता जादुई साड़ी से अपनी जरूरत की बहुत सारी चीजें मांगती है और अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगती है। कुछ ही दिनों में उसको एक बहुत प्यारा सा बेटा होता है जिसका नाम वो वंश रखती है और अपनी बेटी का एक बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाती है और अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है।